पटना में छात्रों के मार्च को पुलिस ने रोका है। छात्र सीएम आवास तक मार्च करने वाले थे। परीक्षा से जुड़े अलग अलग मांगों को लेकर छात्र पिछले 12 दिनों से पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं और कल बैठक भी हुई थी। कई मांगों पर सहमति भी बनी थी। आज सीएम आवास का घेराव करने की बात कही गई थी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम की तरफ से बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका गया है। तो एक बार फिर से आर पार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। छात्रों की तरफ से, प्रदर्शनकारियों की तरफ से कई मांगों को लेकर 12 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, विरोध जताया जा रहा है। इस बीच तस्वीरें आपके सामने हैं। बैरिकेड्स लगाकर पुलिस की टीम की तरफ से छात्रों को रोकने की कोशिश की गई है। अलग अलग मांगों को लेकर इसी तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो एकल परीक्षा समेत कई मांगों को लेकर प्रोटेस्ट। बीपीएससी 3-4 में एकल परीक्षा नियम लागू। तो टीआरई 4 को लेकर भी मांग की गई है। परीक्षाओं से नेगेटिव मार्किंग हटाए जाए। शिक्षक भर्ती, राज्य स्तरीय नौकरियों में बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिले। ये तमाम वो मांगे हैं जिनको लेकर प्रदर्शन। 4 तस्वीरें आपके सामने। बैरिकेड्स लगाकर पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश, लेकिन बैरिकेड पार करते हुए दिखाई दे रहे प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर पहले की वहां की क्या स्थिति, क्या तस्वीरें, एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी रुपेश की देखिए। यहाँ पर पूरी तरह से एक बार फिर से बैरिकेडिंग टूट चुका है और बैरिकेडिंग यहाँ से बैरिकेडिंग टूट गया और ये स्थिति है। छात्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास की तरफ उन्हें बढ़ने दिया जाए। पुलिस वाले लगातार मशक्कत कर रहे हैं और कई बैरिकेडिंग टूट चुकी है। ये एक मोर्चा फिर से बनाया गया है यहाँ पर। ये अस्थाई, ये जो बांस का बल्ला लगा करके, और ये जो रैपिड एक्शन फोर्स है, बीएसएफ के जो जवान हैं, वो लगातार मशक्कत कर रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बावजूद ना तो इन्होंने बैरिकेडिंग को ये ना तो बचा पाए हैं और ना ही छात्रों को यहाँ से आगे रोकने में ये कामयाब हो पाए हैं। ये लगातार आप देखिए, यहाँ सामने देखिए, ये किस तरह से, यहाँ देखिए, ये जो भीड़, यहाँ देखिए, सामने देखिए किस तरह से यहाँ बैरिकेडिंग, ये लगातार जो स्थिति बन रही है, बैरिकेडिंग टूटने की स्थिति। कई बैरिकेडिंग टूट चुके हैं और छात्र ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री आवास जाने दिया जाए, क्योंकि उनकी मांगे हैं संयुक्त रूप से। कई ऐसी मांगे हैं बीपीएससी से लेकर के एसएससी और टीआरई 4 तक। देखिए इस तरह से ये छात्र हैं और ये छात्र पिछले 12 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे और 12 दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में ये और यहाँ पर ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। और आगे भी अगर आप देखिए तो छात्र यहाँ पड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि इनके जान मारने की कोशिश, इनको लाठियों से पीटा गया है। और यहाँ देखिए, हालांकि मैंने अब से कुछ देर पहले देखा कई बैरिकेडिंग टूटे। लगातार यहाँ छात्र संघर्ष कर रहे हैं और ये जो पुलिसकर्मी हैं, बीएसएफ के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स, ये लगातार इन छात्रों को रोकने की कोशिश में, हालांकि कई छात्रों का जो जत्था है वो ये बैरिकेडिंग तोड़ करके और आगे डाकबंगला चौराहे की तरफ हम जहां खड़े हैं वो जेपी गोलंबर है। और एक बार फिर से देखिए, छात्र देखिए, समीर, बैरिकेडिंग फिर से, ये बैरिकेडिंग और पुलिस वालों की मशक्कत और छात्र लगातार इनके साथ धक्का मुक्की और जोर आजमाइश दोनों तरफ से चल रही है। कैसे इस बैरिकेडिंग को बचाया जाए और कैसे इस बैरिकेडिंग को, चूंकि कई बैरिकेडिंग्स की गई हैं और अलग अलग तरह से, एक बैरिकेडिंग टूटता है, दूसरे बैरिकेडिंग लगाई जाती है, वो भी टूटता है। और देखिए फिर बैरिकेडिंग टूट गया, ये बैरिकेडिंग टूट चुका। आप देखिए सामने, ये बैरिकेडिंग टूट गया है। पुलिस वाले यहाँ पर खड़े रह गए। इनका इंतजाम जो है ये नाकाफी हो गया और यहाँ अब ये कोशिश हो रही है कि फिर से इनको बचाया जाए, किसी भी तरह से इस बैरिकेडिंग को बचाया जाए। रुपेश की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। ताजा हालात वहां पर क्या हैं ये भी थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन छात्रों की मांगे क्या हैं ये जान लेते हैं। टीआरई 4 शिक्षक भर्ती की एक परीक्षा ली जाए, ये मांग की गई है। टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट और सरल किया जाए। स्पेसिफिकली ये बताया जाए कि क्या क्या प्रक्रिया के तहत छात्रों को कदम अपनाने होंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। बीएसएससी से संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेटेज खत्म हो जाए। बीएसएससी, सीजीएल 4, बीएसओ और एईडीओ परीक्षाओं की तारीख जारी की जाए। लाइब्रेरियन और बीईटी यानी कि बिहार
एलिजिबिलिटी टेस्ट भर्ती शुरू हो। विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। इसके अलावा डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, यानी कि प्राथमिकता मिलनी चाहिए। स्थानीय को रोजगार मिले। सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए। दरोगा, सिपाही, बीएसएससी और बीपीएससी समेत सभी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाई जाए, ये भी छात्रों की मांग है। रूपेश हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। रूपेश, फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें बताई जा रही हैं? कहां तक छात्र पहुंच चुके हैं? प्रदर्शनकारियों की तरफ से बैरिकेड्स पार करने की भी कोशिश की जा रही है और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम? देखिए, प्रशासन ने इंतजाम सुबह से कर रखा था और गांधी मैदान जेपी गोलंबर के पास बैरिकेटिंग, कई लेवल की बैरिकेटिंग की गई थी, वो सारी बैरिकेटिंग टूट गई हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा आगे बढ़ने के बाद से फिर एक दूसरी बैरिकेटिंग लगाई गई और यहाँ पर छात्रों को रोक करके रखा गया है। हालांकि छात्र अब उतने उग्र या उस तरह से प्रदर्शन करते हुए इस बैरिकेटिंग को तोड़कर आगे निकलने की जद्दोजहद करते हुए यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, छात्रों का ये जो हुजूम है, जो तोड़कर बैरिकेटिंग तोड़ करके आगे बढ़े थे, वो छात्र यहाँ पर बढ़े हैं। हालांकि छात्र शांतिपूर्ण ढंग से मार्च कर रहे थे, लेकिन ये कोशिश कर रहे थे कि इनको मुख्यमंत्री आवास जाने दिया जाए। और सिर्फ टीआरई 4 का ही मसला नहीं है, टीआरई 4 तो इसमें है, नेपथ्य में है, लेकिन 17वीं बीपीएससी से लेकर के बीटीएससी, एसएससी जो 3 सालों से इंतजार कर रहे हैं, वो कई जो परीक्षाएं जो लंबित हैं, कुछ में गड़बड़ियां हुई हैं, उन तमाम तरह के जो परीक्षार्थी हैं, तमाम तरह के जो छात्र हैं, वो शामिल हैं। एक दिलचस्प बात मैं आपको दिखलाता हूं, जो विवाद कल पैदा हुआ था कि किस तरह से जो एक कहावत कही गई बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के द्वारा, आपने दिल्ली में और जंतर मंतर में आपने देखा होगा कि वहां पर कहा गया कॉकरोच जनता पार्टी। अब यहां पर देखिए, ये कुत्ता जनता पार्टी, ये जो छात्र हैं, ये जो यहां पर निकले हैं, इन्होंने हाथों में जो बैनर ले रखा है वो लगा रखा है कुत्ता जनता पार्टी। ये क्या है कुत्ता जनता पार्टी? कुत्ता जनता पार्टी अभी जो है, ये हमारा जो एग्जाम कंट्रोलर, हमारे माननीय बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा हम लोगों को कुत्ते से रिलेट किया गया। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि अगर इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग हम लोगों को अगर कुत्ता कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग कुकुर ही बन जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जो मेन मुद्दा थी, हमारी जो मांग है, हम युवाओं की जो मांग है, वो नौकरी है, ये उपाधि नहीं है। वहाँ से उपाधि नहीं है। तो ये आप देखिए, आपने कॉकरोच जनता पार्टी देखा और कॉकरोच जनता पार्टी के बाद आप देखिए पटना में कुत्ता जनता पार्टी, और ये वहाँ से शुरू हुआ है। जो बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक संदर्भ का हवाला देते हुए जिस तरह से उन्होंने एक उपमान और कहावत कही, उसके बाद से ये कुत्ता जनता पार्टी एक तरह से, और ये देखिए, ये 3 साल से जो इंतजार हो रहा है बीएसएससी का, हम लोग 3 साल से फॉर्म भरे हुए हैं और सरकार इस पे ना कोई संज्ञान ले रही है और ना कुछ परीक्षा लेने की दिशा में सकारात्मक कोई कदम उठाया जा रहा है। अब यहाँ देखिए, 17वीं बीपीएससी से लेकर के और सीबीएसई द्वारा आयोजित सभी भर्ती प्रक्रियाओं में परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र, उत्तर कुंजी और ओएमआर सीट है वो मुहैया कराया जी। ये अलग अलग मांगे हैं, क्या मांगे हैं? यही ओएमआर सीट दिया जाए, दिखाया जाए, क्वेश्चन लाने के लिए। बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर दिया जी बिल्कुल, इसमें बहुत उच्च स्तर तक धांधली हुआ है, जिसको कि हम लेकर आए हैं कि इसको किसी तरह भी कैंसिल किया जाए। क्योंकि जितना भी सोशल मीडिया पर आप देखिए कि जितना भी सेलेक्ट एसडीएम या डीएसपी बने हैं, सबको नहीं तो उसको कुछ लिखने आ रहा है, नहीं तो कुछ समझने आ रहा है। एक सिर्फ टीआरई 4 का ही मसला नहीं है, इतने सारे मसले यहाँ पर हैं। संविदा वेटेज बंद करो। बिहार, इससे पूर्व में भी हम लोग छात्र आंदोलन किए थे, राजभवन तक जाकर ही हम लोग सक्सेस लिए थे, गेट तक चले गए थे। छात्र आंदोलन है जिस तरह से, अभी भी देखिए AK-47 पुलिस लटका के रखी है, या आंसू गैस। अलग अलग छात्र संगठन, एक छात्र को यहाँ देखिए, ये 12 दिनों से छात्र अनशन पर बैठे हुए थे, उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने। इनकी तबीयत यहाँ पर बिगड़ गई है, नासाज हो गई है और छात्र जो है इनको लेकर के जा रहे हैं। तो ये जो आप फ्रेजर रोड की स्थिति है, ये फ्रेजर रोड है, यानी कि जो डकबंगला चौराहा और आगे बेली रोड होते हुए जो मुख्यमंत्री आवास के तरफ जो रास्ता जाता है, उस रास्ते पर आगे और यहाँ जो बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पर आकर के ये जो छात्र हैं वो फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग मांगे हैं इनकी। देखिए, कुछ महिलाएं भी हैं। अब ये दारोगा भर्ती की जो परीक्षा हुई थी, आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि इसमें धांधली हुआ है और एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, जांच होना चाहिए इसका।
और 70वीं बीपीएससी को लेकर के है। बिहार एसएससी 3 साल से एग्जाम नहीं लिया है, इसलिए को क्या संविदा को लेकर है। हमारी 15 सूत्री मांगा, उन मांग को पूरा किया जाए। आपका क्या है? आपका क्या है? मेरी मांग ये है कि सही समय एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो और फिर किसी भी एग्ज़ाम में पारदर्शिता हो, और जैसे नेता का 5 साल फिक्स कर दिया गया है, उसका चुनाव टाइम पे होता है, उसी तरीके से एग्ज़ाम का भर्ती जो स्टूडेंट मेहनत करती है अपनी, वो सही समय पे एग्ज़ाम लिया जाए। बिहार एसएससी का 3 साल से एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन बार एग्ज़ाम फॉर्म भराया जा रहा है, इतने सारे स्टूडेंट को जमा करके। इससे अच्छा एक बार सही समय पे 12,000 ही स्टूडेंट को अच्छे तरीके से एग्ज़ाम लेता, सही समय पे एग्ज़ाम होता। तो ये अलग अलग छात्र संगठन हैं, अलग अलग इनकी मांगे हैं, अलग अलग परीक्षाओं के संदर्भ में। और यहाँ देखिए पुलिस वाले हैं, इनका इंतज़ाम यहाँ पर, और फिलहाल छात्र जो हैं यहाँ पर मशक्क़त करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश नहीं हो रही है। अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा प्रगति, किस तरह से जो छात्र हैं और पुलिसकर्मियों के बीच आपस में एक धक्का मुक्की और तोड़ बैरिकेडिंग को तोड़ने की स्थिति यहाँ पर पैदा। कई बैरिकेडिंग टूटे भी और उसके बाद से आगे बढ़ गए छात्र, और आगे बढ़ने के बाद इस बैरिकेडिंग के पास आकर के यहाँ पर छात्र आप पीछे देखिए बनी, तो फिर आज सड़कों पर छात्र क्यों हैं? कई ऐसी मांगे जिन पर सहमति बनी थी, तो फिर आज क्यों सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल TRE 4 के संदर्भ में कल देर शाम वार्तालाप हुआ था। कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं BPSC से लेकर के, और जो शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उनसे भी वार्तालाप हुई, लेकिन कई बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई। अगर TRE 4 के संदर्भ में ही कहें तो TRE 4 के संदर्भ में जो एक परीक्षा लेने की मांग छात्र कर रहे थे, लेकिन BPSC ने भी देर शाम नोटिफिकेशन जारी करके, और सामान्य प्रशासन विभाग ने भी 2 परीक्षाएं होंगी, यानी कि PT और मेंस की परीक्षा होगी जो इससे पहले नहीं होती रही है। निगेटिव मार्किंग होगी जो इसके पहले नहीं होती रही हैं। और जो 12 दिनों से जो अनशन चल रहा है, उनकी मांग ये थी कि निगेटिव मार्किंग हटाई जाए और एकल परीक्षा ली जाए। इन 2 मांगों पर सहमति नहीं बनी है, लिहाजा मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। लेकिन सिर्फ आप देखिए कि सिर्फ ये जो आंदोलन है, ये सिर्फ TRE 4 के छात्र इसमें नहीं है। अब देखिए एक और छात्र यहाँ पर ये कह रहे हैं महत्वपूर्ण जो दिवस है कैलेंडर का, कल तो बातचीत हुई ना, कल देर शाम सर सिर्फ मतलब टीचर को लेकर के बातचीत हुई क्या? यहाँ तो मेन तो मुद्दा है पेपर लीक, सबसे बड़ा बात है पेपर लीक। पेपर बिकता है। विद्यार्थी जो है वो बिहार स्टाफ सिलेक्शन का कमीशन में फॉल किए हैं, फिल किए हैं फॉर्म। 40 से 45 लाख बहुत बड़ी संख्या है सर। सबसे बड़ी मुद्दा उन पर अभी तक बात हुई नहीं है, उन पर कोई सहमति नहीं बन पाई है, जिस तरह से छात्र बता रहे हैं। यहाँ पर आप बातचीत जारी रखिएगा। रुपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा के लिए और इन तमाम तस्वीरों के लिए। बढ़ते आगे, छात्रों का गुस्सा बिहार में BPSC परीक्षा नियंत्रक के एक बयान के बाद भड़क गया। दरअसल BPSC परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छात्रों को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी। पहले आप वो सुनिए। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? ये तो 70th के PT वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। सुनिए प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो राजेश कुमार के बयान के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें सस्पेंड खत्म कर दिया है, लेकिन सियासी विवाद अभी भी जारी है। क्या विवाद है वो हम आपको बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हुए एक और खबर का रुख कर लेते हैं, और ये खबर जल प्रहार से जुड़ी हुई है। आपके शहर में क्या हालात हैं ये भी जान लेते हैं। आज सुबह की बारिश ने दिल्ली की रफ्तार रोक दी है। तेज बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। शिवाजी स्टेडियम, एम्स फ्लाईओवर, शंकर मार्केट, डिफेंस कॉलोनी, कमला नगर, मोती बाग, हर जगह पानी ही पानी दिखा। ऑफिस जाने वाले लोग परेशान हैं। कई जगहों पर लंबा जाम भी देखने को मिला है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सड़कों पर पानी भरा हुआ है, और खासतौर पर सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक देखने को मिला, और कहीं कहीं तो जाम भी लगा। बात अगर दिल्ली के एम्स फ्लाईओवर के पास की करें तो आसपास के इलाके पर भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सड़कों पर आधा फीट से ज्यादा पानी है, और मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी से जुड़ी संवाददाता पुनीत शर्मा की पहले रिपोर्ट देखिए।
हर बारिश के बाद दिल्ली की सड़कें दरिया में तब्दील हो जाती हैं। सोमवार के बाद मंगलवार की सुबह से भी दिल्ली और एनसीआर में तेज मूसलाधार बारिश की शुरुआत हुई, जिसके बाद आप देखेंगे कि इसी तरीके से दिल्ली के लगभग हर इलाके में आधे फीट से 1 फीट तक पानी भर गया। इस वक्त हम एम्स फ्लाईओवर पर मौजूद और आप देखेंगे कि फ्लाईओवर पर चढ़ने के ठीक पहले ये जो रास्ता एम्स की तरफ जा रहा है, यहाँ पर लगभग 1 फीट पानी भरा हुआ है। गाड़ी और बाइकों के टायर लगभग डूबे हुए आपको नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी कि मंगलवार को दिन भर दिल्ली और एनसीआर में तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी, रुक रुक कर बारिश होगी और इसी तरीके से जल भराव कई इलाकों में देखने को मिलेगा। पीक आवर होने की वजह से लोगों को जल भराव के कारण अपने दफ्तर पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में जल भराव के कारण जो ट्रैफिक जाम है वो देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को अपने दफ्तर, अपने मंजिल पहुंचने में कई घंटों की देरी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्स के पास भी लगभग आधे फीट से 1 फीट तक का पानी भरा हुआ है और अमूमन यही हाल हर इलाके में। सोमवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में लगभग 2 से 3 फीट तक भी पानी भरा हुआ था, लोगों को काफी दिक्कत हुई। मौसम में बदलाव की वजह से, बारिश की वजह से तापमान में कमी जरूर आई है, लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इस बारिश के कारण जल भराव और ट्रैफिक जाम के कारण लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उमस से राहत मिली है, लेकिन लोगों के लिए एक परेशानी बढ़ गई है और वो है यातायात और आवाजाही की परेशानी, क्योंकि पानी सड़कों पर भरा हुआ है। अब दिल्ली की एक और तस्वीर है, क्योंकि कई इलाकों में इसी तरह से पानी भरा हुआ है, इलाके जलमग्न हैं। कनॉट प्लेस के शिवाजी मेट्रो स्टेडियम के पास के क्या हालात, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में आज सुबह हुई बारिश के बाद सड़कें नदियां बन गई और मैं इस वक्त कनॉट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर हूँ और यहाँ पर देखिएगा सड़क पर पानी किस तरह से भरा हुआ। सबसे पहले आप मुझे देखिए, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़क पर कितना पानी भरा होगा। और आप पीछे तक देखिए, पीछे पूरा ट्रैफिक जैम है, क्योंकि पानी भरा हुआ, जिसकी वजह से गाड़ियां जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। वो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, दूर से मैं आपको दिखा रही हूँ वहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो दिल्ली में सुबह कुछ देर की बारिश के बाद जिस तरह से सड़कें नदियाँ बन गई हैं, तो वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये हाल सिर्फ कनॉट प्लेस का ही नहीं, बल्कि तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इसी तरह से सड़कें लबालब हैं, सड़कें ढूंढनी मुश्किल हो रही हैं, क्योंकि पानी इतना भर चुका है। और ये हाल है नई दिल्ली के इलाके का। यहाँ पर सोचिए कि पानी किस तरह से भरा हुआ। आप देख सकते हैं मुझे कि मैं जैसे जैसे चल रही हूँ और ज़्यादा उधर पानी जो है वो आपको दिखेगा कि बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली के पॉश इलाके माने जाने वाले डिफेंस कॉलोनी में भी बारिश का असर साफ तौर पर दिख रहा है। थोड़ी देर पहले वहां के क्या हालात हैं, आपको पुनीत शर्मा की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर सुबह से ही तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे और काफी तेज बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम डिफेंस कॉलोनी इलाके में खड़े और आप देखेंगे कि ये जो फ्लाईओवर चल रहे हैं, यहाँ पर भी लगभग 1 फीट तक पानी भरा हुआ है और यही वजह है कि कई जगह बारिश से बचने के लिए बाइकर्स भी खड़े हो रहे हैं। पानी भरने की वजह से जो गाड़ियों के पहिए हैं वो थम से जा रहे हैं, धीरे चल रहे हैं और इस वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम जैसी भी स्थिति देखी जा सकती है। आप देखते हैं ये जो इस समय पानी भरा हुआ है वो डिफेंस कॉलोनी के इलाके में भरा हुआ है। लगभग आधे फीट से 1 फीट तक का पानी कई इलाकों में भरा हुआ है। दिल्ली और एनसीआर में मौसम विभाग ने बारिश के लिए आज भी येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं हर जगह इसी तरीके से पानी भरा हुआ है, कहीं कम है और कहीं पर काफी ज्यादा। अंडरपास में भी कई जगह काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है। और कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके जहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कनॉट प्लेस के शंकर मार्केट में सड़क पर पानी पानी दिखाई दिया, जिसकी वजह से सुबह जाने वाले, ऑफिस पहुंचने वाले लोगों को परेशानी हुई। शालिनी वाजपेयी की एक और ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आज सुबह हुई बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है और मैं इस वक्त कनॉट प्लेस के शंकर मार्केट के पास हूं और यहां का मैं आपको हाल दिखा रही हूं। यहां पर देख सकते हैं कि सड़क जिस तरह से लबालब है पानी से, दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। वो आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से लोगों को चलने में मुश्किल
हो रही है सड़कों पर। वो देखिए तस्वीर, ये शंकर रोड के पास का इलाका है और ये कनॉट प्लेस में आता है। यहाँ पर देखिए सड़क आपको नज़र नहीं आएगी, सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा दूर दूर तक देखिए। और यहाँ पर पानी को यहाँ से खींचने के लिए पंप भी लगाया गया है, लेकिन अभी तक जो है वो पूरी तरह से पानी नहीं खींचा गया है, नहीं खींच पा रहा है। नई दिल्ली के इलाके में ये स्थिति हो रही है और ये कनॉट प्लेस में जो कि VIP एरिया माना जाता है, यहाँ आसपास का हाल देखिए, यहाँ पर पानी किस तरह से भरा हुआ। और ये सिर्फ यही नहीं, ये पूरी रोड पर पीछे तक पानी भरा हुआ है। आगे बढ़ते हुए अब आपको नॉर्थ दिल्ली के कमला नगर मार्केट की एक और तस्वीर दिखाते हैं। पूरी सड़क पानी में लबालब डूबी दिखाई दे रही है। इतनी बारिश रही कि दुकानें तक नहीं खुल पाए हैं। सोचिए, पानी की वजह से लोगों के व्यापार पर भी असर हो रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, सड़कों पर पानी भरा दिख रहा है। देखिए कैसे लोगों की दुकानें अभी तक नहीं खुल पाई है, शटर बंद दिखाई दे रहे हैं। आवाजाही तो प्रभावित है ही, लेकिन राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें अलग अलग इलाकों की, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, यानी ये दिल्ली NCR की तस्वीरें, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लग सकता है कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है और ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। और आगे चलते हुए सीधा आपको लिए चलते हैं, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। दूसरी धारा हमारे अन्नदाताओं के लिए है, हमारे किसानों के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, फार्मिंग के लिए है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स, दलहन तिलहन किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी आगे बढ़े एग्रीकल्चर में, किस प्रकार से केमिकल मुक्त ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आगे बढ़े, किस प्रकार से DAP और यूरिया सस्ते से सस्ते रेट में किसानों तक पहुंच सके। ग्लोबल क्राइसिस के बीच में भी प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं। इसका विवरण आपको आने वाले दिनों में दिया जाएगा। पूरे अच्छे तरीके से आपके सामने इस विषय को रखेंगे। तीसरी धारा कौन सी है, इन धाराओं के विषय में मैं और थोड़ा बताऊंगा, मगर मैं टच कर रहा हूं पॉइंट को। तीसरी धारा है टेक्नोलॉजी की। कुछ लोग केवल टी-शर्ट पहन के टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मगर कुछ लोग गारंटी लेकर टेक्नोलॉजी को डिलीवर करते हैं। सप्तधारा की तीसरी धारा है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आज अगर हम सोशल मीडिया में देखते हैं तो परसों नरेंद्र मोदी जी का जो एक इंटरेक्शन हुआ था हमारे यूथ स्पेस के जो काम करने वाले युवकों के साथ, आप चिंता करके देखिए आज हम स्पेस सेक्टर में कहां पहुंचे हैं। तो सत्य जब सही राह पर चले तो रुकावटें आती ही। सुन रहे थे आप संबित पात्रा को, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे। बढ़ते आगे और बात एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की करते हैं। खबर चीनी प्याज के दामों से जुड़ी हुई है। ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। आम जनता की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है, क्योंकि बाजार में अब महंगाई का दोहरा टॉर्चर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां प्याज के तीखे तेवर लोगों की आंखों में आंसू ला रहे हैं, दूसरी तरफ चीनी की मिठास भी कड़वाहट में तब्दील हो गई है। सरकारी आंकड़ों की माने तो बीते महज एक महीने के अंदर प्याज की खुदरा कीमतों में 19% का उछाल देखने को मिला है, जिसने सब्जी का स्वाद बिगाड़ दिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसी दौरान चीनी के दाम 30 से 40% तक महंगे हो चुके हैं। चीनी की इन आसमान छूती कीमतों के कारण आम उपभोक्ताओं में महंगी चीनी पर भारी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि त्योहारी सीजन से ठीक पहले अब बाजार में चीनी की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है और उसका डर भी बढ़ गया है। आसमान पर प्याज के दाम पहुंच चुके हैं। आपको एक एक कर बताते हैं क्या अपडेट मिल रहा है। सबसे पहले खुदरा भाव कितना है, 50 रुपए से 65 प्रति किलो बताया जा रहा है। महीने भर की तेजी देखने को मिली है, यानी कि तेजी से प्याज के दाम बढ़े हैं। 20 से 45% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब आवक में भी साफ तौर पर गिरावट दर्ज हुई है। भारी बारिश से मंडी खाली है, मंडियों में इसका असर देखने को मिल रहा है। और तो और स्टॉक को नुकसान पहुंचा है, नमी से पुराना स्टॉक खराब हुआ है, इस वजह से असर साफ तौर पर दिख रहा है। तो महंगे प्याज ने कैसे लोगों का बजट बिगाड़ा है वो इस रिपोर्ट में देखिए।
त्योहारों का समय नज़दीक है और देश में शक्कर यानी जो हर चीज़ों में डाली जाती है उसके दामों में लगातार इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। उसकी वजह है कि इस साल जितने भी गन्ने की खेती हुई थी वो सारी चीज़ें E20 यानी एथेनॉल 20 के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और यही वजह है कि इस वक्त शक्कर की जो पैदावार है, जो शक्कर जहाँ से बनाए जाते हैं वो फिलहाल इस वक्त कम होते हुए दिखाई दे रही है। यही वजह है कि 40-45 रुपए किलो वाला शक्कर इस वक्त 70 रुपए किलो बाजारों में, यानी अगर आप खरीदते हैं आज के दिन में तो 70 रुपए किलो आपको दिखाई देगा। और इसके साथ ही ये सरसों का तेल जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये भी 200 रुपए लीटर इस वक्त बिकते हुए दिखाई दे रहा है। इसकी वजह है ग्लोबल इशू और भारी मात्रा में जो तेल की कमी है वो देश में इस वक्त पाई जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त शक्कर और तेल यानी आपकी जो डिश होती है, अगर आप दाल तड़का खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। शक्कर के दामों में जो इजाफा हुआ है उसकी वजह है कि इंपोर्ट जो है शक्कर का वो कम हो पा रहा है और सामने से खरीदी 66-67 रुपये मिल रही है और उसके बाद जो मजदूर चार्ज होते हैं वो भी लगाकर बाजार में इस वक्त 70 रुपये ग्राहक जो है इस वक्त शक्कर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है कि गन्ने की इस वक्त खेती से जो तमाम जो चीज़ें थी वो एथेनॉल के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से शक्कर के दाम जो है पिछले कुछ दिनों से 10 से 15 दिनों में लगातार तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन साई के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई। जिसका दाम 1 किलो खरीद करता है वो अभी आधा किलो लेता है। बिजनेस अभी थोड़ा डाउन चलता है। देखिए ये कह रहे हैं कि ये जो प्याज है ना ये 48 रुपए किलो है, 480 रुपए का ये 10 किलो बिक रहा है। मार्केट में इस बार प्याज की फसल कम है। नया प्याज जो है वो नवंबर तक मार्केट में आएगा। पहले हमको मिलता था 22 रुपया 25 रुपया ऐसा मिलता था। अभी अचानक 10-15 दिन से बहुत बढ़ोतरी हो गई कांदे की। अभी सब लोग जहाँ भी जाऊँ उधर बढ़ रही है, सब आलू विलू कांदा प्याज भी बढ़ रही है। ये भाजी खरीदने आए, कभी महंगा रहता है कभी कम रहता है, कांदे का भाव कभी कम कभी ज़्यादा रहता है। कह सकते कि प्याज अब आंखों से आंसू निकालने का काम कर रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो महंगे प्याज से राहत के लिए सरकार ने कदम भी उठाए हैं। एक तरफ आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे लोगों का दर्द किस तरह से छलक उठा है, लोगों को बढ़ते दाम से परेशानी हो रही है, लेकिन अब इस पर राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। कांदा एक्सप्रेस के जरिए रियायती दरों पर प्याज मुहैया कराई जा रही है, उस पर डालते हैं नजर। सबसे पहले उत्तर भारत रूट की बात करते हैं। दिल्ली, पंजाब, पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से हिमाचल, यहाँ पर लोगों को रियायत देने की कोशिश की जा रही है। इस रूट में जितने भी शहर हैं उन तक कैसे रियायत पहुंचाया जाए इस पर काम हो रहा है। अब दक्षिण भारत रूट की बात करें तो इसमें नासिक है, नासिक से चेन्नई, चेन्नई से कोची। आगे बढ़ते हुए उत्तर पूर्वी भारत रूट का भी जिक्र करते हैं, वहां पर भी नजर डालते हैं। नासिक से गुवाहाटी, इस बीच में जितने भी शहर हैं वहां पर, जितने भी जिले हैं वहां पर भी कोशिश की जा रही है, आसपास के जो जिले हैं, शहर है, वहां तक किस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके या कम से कम परेशानी हो उसकी कोशिश। पूर्वी भारत रूट नासिक से कोलकाता। और बफर स्टॉक से प्याज सप्लाई NCCF, नाफेड से आपूर्ति की जा रही है। रियायती दर पर प्याज सप्लाई हो कोशिश की जा रही है। 35 रुपए प्रति किलो की दर पर बिक्री की जा रही है। कुल मिलाकर लोगों को परेशानी तो हो ही रही है क्योंकि आम जनता के बजट पर असर पड़ रहा है, आम जनता की जेब पर असर पड़ रहा है और महिलाओं के किचन पर असर पड़ रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाए वो हम आपको बता रहे थे। तो ना सिर्फ प्याज, उधर चीनी के दाम ने भी स्वाद बिगाड़ दिया है। चीनी के दाम भी बढ़े हैं। दरअसल खुदरा कीमतें 60 से 70 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी हैं। महीने भर में दाम 30% से 40% तक बढ़े हैं और रिकॉर्ड बढ़ोतरी भोपाल में दाम 63 रुपए प्रति किलो है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पर 63 प्रति किलो बताई जा रही है। इधर महंगाई की वजह खराब मौसम से गन्ना फसल खराब है ये बताई जा रही है, इसलिए महंगाई पर असर हो रहा है और दाम बढ़ गए हैं। सरकारी सख्ती स्टॉक सीमा तय होगी ये भी कहा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि त्योहारी सीजन है और त्योहार से पहले एकदम ये जो उछाल देखने को मिल रहा है इससे लोगों को परेशानी हो रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ चीनी के दाम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस पर जनता का क्या कहना है, सुनिए। मध्य प्रदेश में भी चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। लगातार चीनी की कीमतें बढ़ती जा रही है और इस वक्त अगर आप भोपाल में देखें तो 70 से 72 रुपये प्रति किलो चीनी यानी शक्कर
बिक रही है। अब इसका असर बाज़ार पर भी देखने को मिलेगा। ये जो मिठाइयाँ हैं उसके दामों में भी इजाफा अब हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए गैस सिलेंडर महंगा है, दूध महंगा है और उसके बाद अब शक्कर, जिसे इन तीनों चीज़ों में सबसे सस्ता माना जाता था, वो भी महंगी हो गई है। ऐसे में दुकानदारों का भी यही कहना है कि आखिरकार वो क्या करें, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम हाल ही में बढ़ाए गए, उसके बाद दूध के दाम बढ़े हैं, चॉकलेट्स महंगी हो गई है, तकरीबन हर चीज़ महंगी है और इसी का असर अब हमें बाज़ार पर भी दिखाई देगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। मध्य प्रदेश में रोज़ाना ही चीनी के दामों में इजाफा हो रहा है। चीनी के दाम इतिहास में पहली बार 70 रुपये प्रति किलो तक जा पहुँचे हैं, जिसका असर आम लोगों पर है ही। आने वाला समय त्योहारों का है, मिठाइयों के दाम भी बढ़ने जा रहे हैं। ऐसे में जो किराना दुकानें हैं उनका क्या कहना है, आपसे बात करते हैं। आप बताएं कि आज चीनी का दाम क्या है? भैया आज का भाव 70 रुपये किलो है चीनी का, और पिछले 15 दिनों में 25 रुपये किलो की बढ़ोतरी हुई है चीनी में। तो इसमें आगे बहुत बड़ा डिमांड का पीरियड आएगा, गणपति आएंगे, नवरात्रि रहेगी, दीपावली, पूरी चीनी मिठास का पूरा रहता है ये 3 महीने। उसमें अपना बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा देखने को। तो आगे सरकार अभी इंपोर्ट करने का बोली है कि इंपोर्ट करेंगे चीनी 10 लाख मीट्रिक टन, पर उससे कुछ भाव में ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है अभी जो देखने को मिल रहा है। अच्छा, आप 10-15 वर्षों की अगर बात करें तो कितना आपने फ़र्क देखा है, मतलब दामों में बढ़ोतरी या कम होना? 1-2 रुपये का फ़र्क आता था तो आम जनता उसको झेल लेती थी। एकदम से 25 रुपये का फ़र्क अब है ना, आम जनता भी उसको है ना एकदम से शौक हो जा रही है। यहाँ पे एकदम अरे बाप रे, मुँह से चीख निकल जाती है। तो ये असर है और ये चीनी के दाम है। और आप देखिए कि अगर कोई 5 किलो मांगता है तो सीधे 350 रुपये का हिसाब होता है, 50 के हिसाब से यही तकरीबन 250 रुपये का होता था। तो ऐसे लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसका असर आम लोगों पर देखने को मिल रहा है। आने वाला समय त्योहारों का है और ऐसे में आप आम आदमी को एक बार फिर से महंगाई की मार झेलनी ही होगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। और अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता की रसगुल्ले वाली मिठास पर भी अब महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। संवाददाता रवि दत्ता ने बताया कि वहां पर बढ़ते दाम का क्या असर है। अभी नहीं बढ़ाया, बढ़ाएगा। एक रेट चीनी का रेट जो एक ठीक जगह हो जाएगा उसका दाम बढ़ाएगा। बहुत कस्टमर प्रॉब्लम होगा ना। अभी नहीं बढ़ा, गैस तो गंडगोल ज़्यादा दाम हो गया। अब चीनी का बहुत ज़्यादा 70 का दाम पार हो गया और खूब माने प्रॉब्लम हो रहा है कस्टमर से। प्याज का दाम भी बढ़ा है। प्याज का दाम आज जो दाम है 65 रुपीज़ किलो हम सेल होता है, बिक्री करता है। अच्छा, इसका 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले कितना? 2 हफ्ता पहले तो 40 रुपीज़ था। 20 रुपया बढ़ गया। हाँ, 20 रुपया बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? बढ़ गया तो ये तो नासिक से आता है, तो नासिक में बहुत प्याज डैमेज हो गया। बहुत बढ़ गया, अभी हो गया 70 रुपया ऐसा हो गया। आगे था 50 रुपया था। हाँ, हम 2 आने महीने का करी हम जो चीनी लिया था वही टाइम में तो 50 रुपया किलो था। आज अभी हो गया 70 रुपया। दिक्कत हो रही है इससे? हाँ, बहुत कम हुआ है कि क्या? चीनी बढ़ा है सेल, क्यों? लोगों में इतना वो नहीं है कि हमारा 50 रुपया बेसी लग जाएगा, 5-4 महीना चीनी लेंगे तो 10 रुपया करके चीनी 10 किलो दे दो। चीनी का दाम बढ़ने से बाद चीनी का सेल बढ़ चुका है। हाँ, चीनी का सेल अनकॉमन लोग हैं, जिसको चीनी महीना में 2 किलो चाहिए 5 किलो ले रहा है। अरे मेरे को दिमाग ही नहीं लगाता कितना नुकसान हो जाएगा। अरे 1-2 महीना बढ़ गया तो 20 रुपया चला गया, ठीक है। रास्ता में हम लोग चाय पीते 200 रुपया का बिल आ जाता 3-4 जन में। दाम तो बढ़ ही रहा है। हम ऐसा तो कभी पहले देखे नहीं है। एक बार लास्ट 10 साल पहले एक बार 60 रुपया हुआ था, पर अभी वो भी क्रॉस करके अभी 70 तक पहुंच गए, 72 आई थिंक। तो सिर्फ चीनी और प्याज ही महंगे नहीं हुए हैं, साथ में से 5 जरूरी सेवाओं के दाम में औसत 32% की बढ़ोतरी हुई है। इसे ध्यान से देखिएगा, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जहां दाम बढ़ गए हैं। सबसे पहले बात हवाई यात्रा की करते हैं, क्योंकि आप अगर हवाई यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भी टिकट फेयर में बढ़ोतरी हुई है। 31.94% बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए अब बात पेंशन फंड मैनेजमेंट की करते हैं। यहाँ दाम बढ़े हैं, 5.2% की बढ़ोतरी हुई है।
रेलवे यात्रियों के किरायों में भी असर। दाम बढ़ते हुए 3.5% हो चुके हैं। यहाँ भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इजाफा तो बैंकिंग सेवाओं में भी हुआ है। अलग अलग सेवा आपको बता रहे हैं आपसे जुड़ी हुई, यहाँ भी दाम बढ़े हैं। 3.35% की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पर भी इजाफा हुआ है। टेलीकॉम सेवाओं की बात करें तो यहाँ दाम बढ़ते हुए 0.72% की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पर भी दामों में इजाफा हुआ है। इंश्योरेंस सेवा 0.98% दाम यहाँ पर बढ़ गए हैं। इंश्योरेंस सेवा के बाद ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं की बात करें तो इसमें 0.72% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उधर 24 कैरेट सोना की बात करें, 10 ग्राम दाम बढ़े 13.5%। चांदी 1 किलो 12.4% की बढ़ोतरी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो ये अलग अलग सेवाएं आपसे जुड़ी किस तरह से दाम बढ़े हैं बीते महीनों में, ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे। बढ़ते आगे और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पहुंचे छात्र। उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि यूपी SSSC भर्ती परीक्षाओं में लंबित वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर छात्र डिप्टी सीएम के आवास पहुंच गए। उप मुख्यमंत्री ने छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों को लेकर उनको भरोसा भी दिलाया। डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद छात्रों ने प्रदर्शन खत्म किया। ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब छात्र उप मुख्यमंत्री के आवास पहुंच गए। आप देख सकते हैं कि जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो लगातार अभ्यर्थियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो पहले भी चल चुका है। पहले भी मुलाकातें जो हैं अभ्यर्थियों की होती रही है और उनको आश्वासन मिलता रहा है। सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात और बातचीत जो है वो होती रही है, लेकिन सभी अभ्यर्थियों की शिकायत जो है वो लगभग यही रहती है कि कोई समाधान नहीं मिल पाता है। हालांकि एक बात कम से कम यहाँ पर देखने को मिली कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद यहाँ पर डिप्टी सीएम खुद अपने आवास के बाहर निकले सुबह सुबह और सबसे पहले इन अभ्यर्थियों से मुलाकात की है और उनको समझाते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभ्यर्थी उनकी बात से खुश भी हैं, इसलिए वो तालियां भी लगा रहे हैं और मुस्कुराते हुए चेहरे भी साथ में दिख रहे हैं। लेकिन सभी के जो हाथ में ज्ञापन है उस ज्ञापन को एक्सेप्ट करना और सबसे मिलके उनसे बातचीत करना, ये सिलसिला भी यहाँ पर एक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में यूपी SSSC के अभ्यर्थियों का कितना समस्याओं का समाधान हो पाएगा, उनकी मांगें कितनी पूरी हो जाएंगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल की तस्वीर यही दिखाई देती है कि इन अभ्यर्थियों से मुलाकात करके डिप्टी सीएम उन्हें आश्वासन देते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि आपकी तमाम समस्याओं के समाधान के लिए वो आपकी बात आगे बढ़ाएंगे और आपके पक्ष की बात निश्चित तौर पर करेंगे। TV9 भारतवर्ष के लिए दुर्गेश के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर। यूपी SSSC के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षार्थी हमसे मिले और इन बच्चों का जो भी काम है आयोग में वो तत्काल हल हो, यह हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं स्वयं स्टूडेंट लीडर रहा हूं तो छात्रों की आवाज़ को मैं बेहतर समझता हूं। पूरी सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। बात एक और खबर की करते हैं। ये खबर हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी हुई है। हिजाब की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब की मांग खारिज की गई है। कोर्ट ने कहा सभी छात्रों के लिए ड्रेस कोड जरूरी है, एक जैसा ड्रेस कोड, समानता और अनुशासन के लिए यूनिफॉर्म जरूरी है। यह हाईकोर्ट की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ये बात कही है। यूनिफॉर्म के साथ हिजाब नहीं, ये कहा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला क्या है, एक एक कर समझते हैं विस्तार से। यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या स्कार्फ की मांग खारिज की गई है। हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज की है। गैर भेदभावपूर्ण यूनिफॉर्म में व्यक्तिगत छूट संभव नहीं है। स्कूल में सिर ढकने पर अनिवार्य इस्लामी धार्मिक प्रथा के प्रमाण नहीं है। 2022 के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है और कहा गया कि यूनिफॉर्म का मतलब ही समानता होता है, यानी कि एक जैसी यूनिफॉर्म कोड होना जरूरी है। और सीधे आपको पटना लिए चलते हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल छात्रों पर किया जा रहा है। पहले बैरिकेड्स लगाए गए थे, प्रदर्शनकारियों की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। 12 दिनों से प्रदर्शन जारी है। सीएम आवास के घेराव की बात कही गई प्रदर्शनकारियों की तरफ से। कल बैठक भी हुई थी, कई मुद्दों पर सहमति, लेकिन छात्रों का कहना है कि जो मुख्य मुद्दा है उस पर तो बात ही नहीं हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे प्रदर्शनकारी छात्रों की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। सीएम आवास घेराव की बात कही गई थी और आज मार्च की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुस्सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रूपेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। रूपेश, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं वहां की, क्या अपडेट बताया जा रहा है? हम देख पा रहे हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया है।
देखिए बिल्कुल वाटर कैनन से अभी इस्तेमाल हो रहा था, अभी बंद हो गया है। कई छात्रों को, ज़्यादातर छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। इधर देखिए, इधर ये जो सड़क है, ये जो न्यू डाक बंगला चौराहा है, इधर एक गाड़ी लगाई गई थी, ये जो वज्र वाहन भी था और वाटर कैनन से इधर अपप्रहार शुरू हुआ है। चूँकि 3 तरफ से छात्रों ने डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे थे, 3 तरफ से। और यहाँ भी देखिए, यहाँ जो छात्र हैं वो ये फ्रेजर रोड से होते हुए, न्यू डाक बंगला रोड से होते हुए ये डाक बंगला चौराहा पहुंच गए थे। और यहाँ देखिए, यहाँ भी छात्र बसों पर सवार, गाड़ियों पर सवार, और उनके ऊपर पानी की बौछार। लेकिन छात्र हैं कि मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर छात्र भीग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है। छात्र भीग रहे हैं, उनके ऊपर एक जो वाहन है उसका वाटर समाप्त होता है, दूसरी गाड़ी मंगाई जाती है और दूसरी गाड़ी से, दूसरे वाटर कैनन से फिर से उनके ऊपर जल प्रहार शुरू होता है। लेकिन छात्र हैं कि पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। गांधी मैदान से जेपी गोलंबर से फ्रेजर रोड और वहां से होते हुए 3 अलग अलग चौराहे से ये जो छात्र हैं वो पहुंच गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस वाहन का भी पानी जो है वो समाप्त हो गया है, लेकिन छात्र जो हैं वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं हैं। हालांकि 2 बसों में छात्रों को हिरासत में ले करके और उनको यहाँ से कहीं दूर ले जाया गया है। पिछले दिनों भी देखा होगा, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से यहाँ पर राजभवन मार्च, और उस दौरान भी कई बसों में भरकर जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे उनको ले जाया गया। लेकिन आज सिर्फ छात्र और छात्रों के कई जो संगठन हैं, और सिर्फ TRE4 नहीं, अलग अलग मांगों को लेकर के, और देखिए पुलिस एक बार फिर से वहां पहुंच गई है। वाटर कैनन का प्रहार समाप्त होते ही पुलिस वाले यहां पहुंच गए हैं। इस बैरिकेटिंग को भी किसी तरह बचाया जाए, ये बैरिकेटिंग तोड़ करके और डाक बंगला चौराहे को जाम करने के लिए यहां पहुंचने की कोशिश छात्र जो हैं वो कर रहे हैं। इसमें आपको महिलाएं भी दिख रही होंगी, बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी इसमें मौजूद हैं। और पुलिस वालों की ये कोशिश है फिर से एक बार यहाँ पर धक्का मुक्की, संघर्ष की स्थिति, और वही स्थिति कि छात्र चाहते हैं कि हम ये भी बैरिकेटिंग तोड़े और मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़े। कई मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें भी हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे थे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश, जानकारी देने के लिए।